मेरे स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 टिनिटस हेयरिंग लॉस। तो हम इसमें देखेंगे कि टिनिटस बेसिकली तौर पर होता क्या है। इसको हम टिनिटस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको टिनाइटस भी कहते हैं। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू describe the anatomy and function of the auditory system, differentiate between types and causes of tinnitus and hearing loss, interpret the clinical significance of decibels and hertz in the diagnosing hearing loss, identify key diagnostic tools for treatment option. 4. Tinnitus and hearing loss, explain the role of immunization and prevent strategies in reducing hearing loss risk. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टिनिटस या टिनाइटस होता क्या है। ड्राइव फ्रॉम लैटिन टिनायर, ये टिनायर वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टू रिंग, यानी कि किसी चीज़ का बजना। परसेप्शन ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल एयर और हेड नॉइसेस, इसमें क्या होता है कि आपको एबनॉर्मल एयर में परसेप्शन होती है और हेड नॉइसेस यानी कि शोर आपको महसूस होता है अपने कानों में। नॉट कॉज बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस, जबकि बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, मतलब बाहर कोई शोर नहीं होता, बाहर कोई रिंगिंग साउंड नहीं होता, कान के अंदर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ऐसा फील होता है। ये एक सिम्टम्स है बेसिकली। तो अगर हम बात करें किस टाइप का साउंड जो हमें फील होता है, परसेप्ट होता है, ऑफन डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड होता है हाई पिच साउंड होता है, ऑफन जैसे बेल रिंग होती है इस तरीके से रिंगिंग साउंड होता है। एक होता है हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प और हाई पिच साउंड होता है, सिमिलर टू स्कैपिंग एयर और स्टीम, जैसे गैस की आवाज़ का लीक होना, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड। रोरिंग साउंड कौन सा होता है? ये थोड़ा लो पिच साउंड होता है जो कि आमतौर पर ओशन वेव्स और मशीनरी आवाज़, जो कि समंदर की लहरों की आवाज़ होती है, उसको हम कहते हैं रोरिंग साउंड। बजिंग साउंड कौन सा होता है? ये भी लो पिच साउंड होता है। वाइब्रेटिंग साउंड होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल ह्यूमिंग वाइब्रेशन मशीन होती है, इस तरह जैसे आप अपना मोबाइल जो है वो आप टेबल पे रख दो वाइब्रेशन मोड पे लगा के, फिर अगर किसी की कॉल आए तो जो वाइब्रेशन की आवाज़ होती है उसको हम बजिंग साउंड कहते हैं। ह्यूमिंग साउंड कौन सा होता है? स्टेडी और लो पिच साउंड होता है और इसके अंदर कंटिन्यूसली आपको जो है आवाज़ आती रहती है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिंग साउंड। अच्छा, ये कांस्टेंट और इंटरमिटेंट, कांस्टेंट और इंटरमिटेंट का मतलब है ये रुक रुक के भी होता है और लगातार आपको परसेप्शन इसकी होती है। या फिर ये यूनिलेटरल और बायलेटरल, मतलब या तो ये आपको एक कान में सुनाई देगा या फिर दोनों कानों में। प्रेवलेंस की बात करें तो ये अफेक्ट्स करता है 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन। कॉमन किस किस को ये इफेक्ट करता है? एल्डरली पीपल को, और वो पीपल जो कि एक्सपोज होते हैं, जो कि लाउड इन्वायरमेंट से ज़्यादा जिनका एक्सपोजर होता है, उनको ये बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव टिनिटस मौजूद होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि साउंड डिटेक्टेबल बाय अदर्स, दूसरी जगह से साउंड को डिटेक्ट किया जा रहा है, और सब्जेक्टिव में क्या होता है? साउंड हेयर्ड ओनली बाय द इंडिविजुअल, यानी कि साउंड को जो है इंडिविजुअल से ही सुना जा रहा है। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट टिनिटस क्या होता है। रेयर फॉर्म है, यानी कि बहुत कम पाया जाता है। कॉजेज इसमें क्या होता है? वेस्क्यूलर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इसके अंदर। वेस्क्यूलर एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन भी हो सकता है, एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, कोई वीनस हम भी हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में मिडिल एयर मायोक्लोनस हो सकता है, मतलब कि मिडिल ईयर के अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट हो सकती है, या पल्सटाइल मसल्स हो सकते हैं कि रिदम जो है हार्ट बीट का वो कम तेज़ ज़्यादा होने की वजह से। क्लियर? ऑफन पल्सटाइल इन नेचर होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टिनिटस की तो ये मोर कॉमन टाइप है, ठीक है। आपके पास जो टिनिटस की टाइप है मोर कॉमन, वो है आपके पास सब्जेक्टिव, और ये क्या है? नो एक्चुअली ऑडिटरी स्टिमुलेशन, इसके अंदर कोई ऑडिटरी स्टिमुलेशन नहीं होती है, एंड मे रिजल्ट फ्रॉम कॉक्लियर और न्यूरल डिसफंक्शन, लेकिन इसके नतीजे में कॉक्लियर और न्यूरल डिसफंक्शन हो जाता है। अब ये कब होता है? किन लोगों में होता है? व्हेन अकर इन पीपल विथ नॉर्मल हेयरिंग, यानी कि उन लोगों में होता है जिनके नॉर्मल हेयरिंग जिनको होता है, तो उनमें ही ये सब्जेक्टिव टिनिटस पाया जाता है। बेसिकली तौर पर अगर हम एटियोलॉजी की बात करें, बिनाइन कॉज, यानी कि इसका कॉज क्या होता है? इम्पैक्टेड सेरेमिन एयरवेक्स ऑफन डिजोल्व आफ्टर रिमूवल, जो आपके कान के अंदर एक सेरेमिन वैक्स होती है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या ऑर्गेनिज्म को कान के अंदर जाने से रोकती है। सेरेमिन वैक्स, ठीक है, एक एंटी एंजिन होती है आपके पास, एंटीजन होती है, ठीक है। तो सेरेमिन वैक्स क्या करती है? इम्पैक्ट होती है, ये भी एक इटियोलॉजी इसका कॉज। अगर वो इम्पैक्ट हो मतलब उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाए या वो इन्फेक्टेड हो जाए तो वो भी एक इसका कॉज है। ऑफन रिजोल्व आफ्टर रिमूवल, और ये कब रिजोल्व होती है? जब हम इसको रिमूव कर देते हैं कॉटन स्टिक की मदद से।
एटियोलॉजी परसिस्टेंट कॉज क्या है, यानी कि जो लगातार बार बार होता है। नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि मतलब शोर ज़्यादा होने की वजह से, या आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप रेगुलर तौर पर वहाँ पर एक्सपोज होते हो, तो आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है। प्रेस्बाइक्यूसिस यानी कि एज रिलेटेड सिम्टम भी हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, क्योंकि ये भी एक कॉज है। हेड इंजरी अगर कोई हो जाती है, या अगर इनर एयर में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाना मिडिल एयर की, तो उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है या टिनिटस हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इसका मैकेनिज्म देखें, लार्जली तौर पर अननोन होता है। पॉसिबल कॉजेज इसके क्या होते हैं, एबनॉर्मल ऑडिटरी रिसेप्टर फायरिंग, यानी कि स्पॉन्टेनियसली खुद से या कोई किसी एक्टिविटी होती है आपके हेयर सेल्स की, तो ऑडिटरी नर्व फाइबर पर इफेक्ट करती है। कॉक्लियर डिसफंक्शन होने की वजह से, ऑडिटरी नर्व डैमेज होने की वजह से, या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर अल्टरेशन होने की वजह से भी इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हम डायग्नोज की बात करें तो वो बेस्ड करती है कि हमारे सिम्टम्स किस टाइप के हैं, सिम्टम्स का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हम इवेलुएट करेंगे मेडिकेशन यूज़ के, कौन सी मेडिकेशन पेशेंट यूज़ कर रहा है, स्टिमुलेंट्स एंड डाइट किस तरह ले रहा है, हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे। रूल आउट सीरीज कॉज, यानी कि हम इसको देखेंगे कि कॉज क्या है। वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, अगर कोई कॉज हुआ तो हम उसको चेक करेंगे और उस कॉज को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कि जो सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं, अब सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उस अंडरलाइंग कॉज को क्लियर अप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि लाइफस्टाइल साउंड थेरेपी जिसको हम कहते हैं। एलिमिनेट ट्रिगर्स, यानी कि सबसे पहले आपने उन चीज़ों को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है जो कि टिनिटस को बढ़ाती हैं, जैसे कि कैफीन, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह, चीज़, रेड वाइन एंड एमएसजी। अब एमएसजी क्या होता है, बेसिकली तौर पर एमएसजी का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट सोडियम साल्ट। ये एक साल्ट है और इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेड वाइन में कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह होती हैं तो उसको हम कहते हैं। यूज़ ऑफ नॉइस जनरेटर्स, नॉइस जनरेटर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और टिनिटस मास्किंग डिवाइस, टिनिटस मास्किंग डिवाइस होती हैं कि कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल होती हैं, ताकि जो टिनिटस की परसेप्शन है उसको कम कर सकें और एक लो लेवल का साउंड बैकग्राउंड, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक हम लगाते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो हम इतना कम लगाते हैं कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर अगर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो उसके पीछे हमने कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगाना होता है बैकग्राउंड में, ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छा लगे, इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर हम उस बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा कर देंगे तो हमें उस कहने वाले की, वो स्पीच डिलीवर करने वाले की आवाज़ नहीं आएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो कि टिनिटस यानी कि जो रिंगिंग साउंड हो रहा होता है आपके कान के अंदर, उसको कम कर देती है, बैकग्राउंड जो नॉइस होता है उसको ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट हम अगर मेडिकेशन की बात करें तो टायर्ड बट ऑफन नॉट इफेक्टिव, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है लेने, लेकिन इफेक्टिव नहीं होती हैं। ट्राई हम इसको कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिन, एंटी कन्वल्सेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बेंजोडाइजिपाइम्स एंड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन हम उनको देंगे। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो फिजियोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आप दोगे फॉर परसिस्टेंट टिनिटस। अगर बार बार हो रहा है तो उसमें आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, उसका स्ट्रेस कम करोगे और कॉपिंग इंप्रूव करोगे, यानी कि अगर उसको इसकी वजह से गुस्सा आता है या अगर उसका रिएक्शन गलत होता है तो आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी में आप क्या दोगे, काउंसलिंग करोगे और लो नॉइस एक्सपोजर के, अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर नॉइस का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। सर्जरी हमारे पास एक लास्ट रिसोर्ट यानी कि लास्ट ऑप्शन होता है, या तो हम कॉक्लियर नर्व सेक्शन कर देते हैं, नर्व को कट करके दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है, या फिर वेस्क्यूलर डिकम्प्रेशन किया जाता है। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। पहले हम सर्जरी से पहले मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। समरी आपके पास क्या होती है कि टिनिटस एक कॉमन सिम्टम है, मुख्तलिफ किस्म के कॉजेस होते हैं इसके अंदर, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, साउंड थेरेपी को चेंज करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। सर्जिकल ऑप्शन होता है जो कि रिजर्व फॉर सीवियर केसेस, लेकिन सर्जिकल हम उस केसेस में करते हैं जो कि ज़्यादा सीवियर केसेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हेयरिंग लॉस होता है तो किस टाइप का होता है और कौन कौन से हेयरिंग लॉस आपके पास होते हैं।
इंट्रोडक्शन टू हेयरिंग लॉस, सबसे पहले देख लेते हैं पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हेयर। या तो उसको कम सुनाई दे रहा है, थोड़ी थोड़ी बात सुनाई दे रही है, या तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा। मे अफेक्ट वन और बोथ ईयर्स, या तो एक कान से सुनाई दे रहा है, एक कान खराब है, या तो दोनों ही से सुनाई नहीं दे रहा। कैन बी सडन और ग्रेजुअल, ये अचानक से भी हो सकता है और इसका एक टाइम पीरियड यानी कि किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि जब आप किसी की बात सुनोगे नहीं तो आप उसको रिप्लाई नहीं दोगे, जब आप रिप्लाई नहीं दोगे तो आपकी कम्युनिकेशन पर इफेक्ट आएगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। एनाटॉमी ऑफ द एयर देखें, आउटर एयर में हमारे पास पिना एंड एयर कैनाल मौजूद होती है। मिडिल एयर में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिकल्स यानी कि बोन्स होती हैं। इनर एयर में कॉकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होती है। ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे साउंड के बैलेंस को बरकरार रख सकें। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें हेयरिंग लॉस की, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मतलब क्या है? ब्लॉकेज हो जाना या डैमेज हो जाना। अगर आउटर एयर या मिडिल एयर डैमेज हो जाता है, कंडक्ट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो जाता है। किस चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन? या तो वैक्स जमा हो गई, या कोई फॉरेन बॉडी है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है। परफोरेटेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेटेड हो, ओटोस्क्लेरोसिस हो। ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपके मिडिल ईयर की जो बोन है उसको अफेक्ट करना, यानी कि अगर वो इफेक्टिव होगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। और ये ऑफिन जो है वो ट्रीटेबल होते हैं, मतलब कि हम इसको अक्सर तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसको SNHL भी कहा जाता है। डैमेज टू कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व। सेंसरी न्यूरल यानी कि नर्व की बात हो रही है, तो ऑडिटरी नर्व का डैमेज हो जाना या कोक्लिया जो कि इनर एयर में प्रेजेंट है उसका डैमेज हो जाना। किस वजह से? एजिंग या नॉइस ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से। अगर हेड ट्रॉमा हुआ, और यूजुअली ये परमानेंट पीक होती है, मतलब कुछ लोगों को जैसे बाय बर्थ या कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं तो उनको शुरू से ही ये प्रॉब्लम होती है। फिर अगर हम मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की बात करें तो ये कम्बिनेशन होता है कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल का, मतलब कि ब्लॉकेज भी हो सकती है और ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो किस वजह से होता है? क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, या एज डैमेज, यानी कि एज के हिसाब से भी डैमेज हो सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो उनको सुनाई कम देना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं जब हमारी एज 20, 30, 35 के दरमियान होती है। लेकिन हर चीज़ ने आके एक दिन स्टॉप हो जाना होता है, कम करना होता है, तो हर किसी की एबिलिटी कम हो जाती है। ट्रॉमा की वजह से ये नीड्स कम्बिनेशन ट्रीटमेंट, इसमें हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास मिक्स्ड है। सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? ब्रेन फेल्स टू प्रोसीड साउंड्स करेक्टली, यानी कि आपका जो ब्रेन है वहाँ तक साउंड सिग्नल तो जा रहा है लेकिन वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा कि ये साउंड करेक्टली है या नहीं। मतलब आपके सामने आपके बराबर वाला बंदा कोई बात कह रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि जस्ट वो लिपसिंग कर रहा है बट वो बात कह रहा है आपसे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हेयरिंग इसके अंदर नॉर्मल होती है लेकिन पुअर इंटरप्रिटेशन होती है, हम उसकी बात को समझ नहीं पाते। अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग इन नॉइस, यानी कि शोर पैदा करेगा, समझने में आपको शोर महसूस होगा। जैसे कभी हम कॉल पे बात करते हैं, सिग्नल की प्रॉब्लम होती है तो शोर आता है, या तो आवाज़ कट कर जाती है या शोर आता है, तो वही सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता है। नीड्स स्पेशल टेस्टिंग, इसके अंदर इसके लिए हम कुछ खास टेस्ट भी करवाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, हमारे पास एक तो फीचर्स हम देख लेते हैं, फिर हम डेसिबल और हर्ट्स पे देखते हैं। सबसे पहले ये डेसिबल क्या है? ये साउंड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट है। व्हाट इट मेजर्स क्या करते हैं? लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखते हैं डेसिबल्स में, और हर्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी और पिच देखते हैं। डिस्क्राइब अगर हम किस तरह करेंगे, हाउ लाउड इज़ अ साउंड, कि साउंड कितना लाउड है, और हाउ हाई और लो अ साउंड इज, यानी कि अगर हाई है तो उसकी पिच कैसी है, तो वो हम हर्ट्स में देखते हैं। एग्जाम्पल है विस्पर 30 dB, स्पीच 60 dB, चैट 120 dB। मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल दिए। विस्पर का मतलब क्या? अगर 30 dB आ रहा है मतलब सॉफ्ट एंड क्वाइट साउंड है। क्लियर, मतलब शोर वाला साउंड नहीं है, बिल्कुल खामोशी आवाज़ से और आराम से बात की है कि अगर आप दो बंदे पास बैठे हो और शोर नहीं हो रहा तो उसको आवाज़ सुनाई दे सकती है। 60 dB जेट का मतलब है कि कन्वर्सेशनल वॉल्यूम। कन्वर्सेशनल वॉल्यूम क्या? आपका बोलने की आवाज़ कितनी है? अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ कितनी है, और जितनी मेरी आवाज़ है क्या इतनी ही आप सुन पा रहे हो? अगर आपके लैपटॉप की या मोबाइल की आवाज़ कम होगी तो जाहिर सी बात है मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देगी।
क्लियर। DBZ 120 dB ये एक्सट्रीमली लाउड और पोटेंशियली डैमेजिंग, बहुत ज़्यादा जैसे इको के साउंड जो होते हैं, अगर आप उससे करीब खड़े होगे या करीब से गुजरोगे तो आपको हार्ट भी वाइब्रेट करना शुरू होगा, जैसे कि हार्ट वाइब्रेट कर रहा हो। उसके बाद होता है बैस ड्रम, 100 हर्ट्ज स्पीच, 5 to 300 HS विजिल हर्ट्ज विजिल एंड 8000 हर्ट्ज। बेसिकली ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ह्यूमन हेयरिंग रेंज, ह्यूमन यानी कि इंसान की रेंज कितनी होती है, अगर हम डेसिबल्स में देखें तो 0 to 120, हर्ट्स में देखें तो 20 to 20,000 हर्ट्स। ये आपके पास MCQs है। डेंजरस लेवल कब होता है कि जब 85 से बढ़ जाए। प्रोलोंग एक्सपोजर कॉज डैमेज, प्रोलोंग एक्सपोजर मतलब कि अब 85 से बढ़ गया, ये तो वैसे है तो 0 to 120, जब 85 से बढ़ जाता है तो ये प्रोलोंग यानी कि अब आपको 2-3 घंटे हो गए और आपके कानों में एयरबड्स लगे हुए हैं, तो आपका मोबाइल आपको एक नोटिफिकेशन शो करता है कि टर्न योर वॉल्यूम डाउन टू कीप सेफ योर एयर। अपने कानों को सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए अपने वॉल्यूम को कम रखें। क्लियर। तो हमें नोटिफिकेशन देता है, हमें अलर्ट कर देता है, तो हमें उसकी आवाज़ कम करनी चाहिए क्योंकि हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन लगातार वाइब्रेट कर रही होती है, जो कि हमारे लिए खतरे की निशानदेही है। ठीक है। लॉस विजुअली इफेक्ट्स 2000 to 8000 हर्ट्ज फर्स्ट, अगर ये 2000 से 8000 पर चला गया तो ये लॉस हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है आपका, और ये बहुत ज़्यादा यूजुअली अफेक्ट करता है। हेयरिंग लॉस लिंक्स में क्या है, शोज डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस। डेसिबल में हम हेयरिंग लॉस की डिग्री देखते हैं कि क्या कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, क्या सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, या फिर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। जबकि हम इसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं हेयरिंग लॉस की, या टाइप देखते हैं कि किस टाइप की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस हुआ है। फिर अगर हम बात करें यूज इन ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम में वर्टिकल एक्सिस देखते हैं, लाउडनेस नीडेड टू हेयर, यानी कि अगर वर्टिकल एक्सिस का मतलब होता है कि अगर मरीज जो आप उसको ज़ोर से बोलोगे तो ही वो सुनेगा, या आपकी आराम से कही हुई बात भी वो सुन सकता है या नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टेस्टिस फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार वो आपकी आवाज़ को सुन सकता है और कितनी बार वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्रीज क्या होती है हेयरिंग लॉस की। माइल्ड 26 to 40 dB है माइल्ड, मॉडरेट 41 to 55 डेसिबल्स, मॉडरेटली सीवियर 56 to 70 डेसिबल, सीवियर 71 to 90 डेसिबल्स, प्रोफाउंड अक्सर जो होती है 90 डेसिबल से ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होती है, मोस्ट सीवियर। सिम्टम्स क्या होते हैं हेयरिंग लॉस के, मफल्ड साउंड, मफल्ड साउंड कौन सा होता है, मफल साउंड कौन सा होता है, मफल साउंड डल साउंड होता है, या तो यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से। और मफल साउंड जैसे फ़ोन पे बात करना, मफल्ड म्यूज़िक, अंडर वाटर जैसे वाटर रेनफॉल अगर कहीं लगा होता है तो उसके बैक में क्या होता है कि म्यूज़िक लगा देते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो वो आपको डबल आवाज़ आती है, मतलब कि वाटर के पीछे या बैक साइड से आपको आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं मफल्ड साउंड, जिसकी जो पिच होती है वो लो होती है। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच, आपको जो पेशेंट जो कहेगा उसको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। आस्किंग फॉर रिपीटेशन, वो बार बार आपसे कहेगा कि इसको दोबारा कहो, इसको दोबारा कहो, यानी कि उसको एक दफ़ा की बात कही हुई समझ नहीं आएगी। सोशल विड्रॉल होगा, सोशल विड्रॉल मतलब कि डिफ़िकल्टी कम्युनिकेटिंग, बात करने में मसला होगा। और टिनिटस होगा, टिनिटस तो आपको पता है, रिंगिंग इन द एयर इज कॉल्ड टिनिटस। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं हेयरिंग लॉस के। कंजेनाइटल भी होता है, जेनेटिक्स एंड प्रीनेटल इन्फेक्शन की वजह से, अक्वायर्ड एज ज़्यादा होने की वजह से, नॉइस ज़्यादा सुनने की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से। अकॉस्टिक ट्यूमर बेसिकली कॉमन है इस चीज़ के लिए। ऑटोटॉक्सिसिटी, अगर कोई ड्रग्स ले रहे हो, इंजरीज, स्कल ट्रामा हो गया या बेरो ट्रामा हो गया। बेरो ट्रामा रिफर्स करता है कि कोई भी इंजरी अगर आपके एयर प्रेशर के अंदर चेंज लेकर आ रही है तो ये उसको हम कहते हैं बेरो ट्रामा। और कॉमन एरियाज जहाँ पर चेंज आता है जैसे कि साइनसिस, एयर्स, लंग्स या मिडिल एयर बेरो ट्रामा आपको रिफर्स करता है कि यहाँ पर एयर पेन होगा फ्लाइट्स और ड्राइविंग के दौरान, यानी कि जब आप ड्राइविंग करोगे, ड्राइविंग करने से क्या होगा कि आपके कानों में हवा जाएगी। जब आप ड्राइविंग करोगे या राइडिंग करोगे या रोड पर जाओगे या साइकिलिंग करोगे, हवा का सामना होगा, हवा आपके कानों में जाएगी और हवा कानों में जाने की वजह से आपके कान में दर्द होगा, उसको हम कहते हैं बेरोट्रामा। कभी कभी आपको पता है कि सर में इतना शदीद दर्द होता है कि अगर कोई बात भी कर रहा होता है तो हमें सर में दर्द होता है, अगर पंखा चलता है तो हमें सर में दर्द होता है, अगर कुछ गिर जाता है तो हमें सर में दर्द होता है। हमें समटाइम अपनी ही आवाज़ बुरी लगती है जब मोस्ट सीवियर, मोस्ट वर्स्ट पेन होता है, वर्स्ट का मतलब सीवियर से भी ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेरो ट्रामा हो सकता है।
डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं हेयरिंग लॉस के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी में हम क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं एयर कैनाल का, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का ऑटोस्कोप की मदद से। ऑडियोमेट्री प्योर टोन में क्या होता है, इसके अंदर हेयरिंग थ्रेशोल्ड को चेक किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसीज के साथ हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में प्लॉटेड और ऑडियोग्राम, यानी कि पेशेंट को हेडफोन लगाया जाता है। हेडफोन लगाने के बाद आप बैक पर म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ आप वहाँ पर प्रीफर करते हो, प्ले करते हो, जिससे वो आवाज़ सुनता है और आप आवाज़ को कम तेज़, आपके पास एक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है वो जो आप अक्सर आपने देखा होगा जो डीजे वाले इको के साथ लेकर आते हैं एक बॉक्स का, और साथ में जब वो माइक वगैरह लगाते हैं या इको ऑन करते हैं तो एम्पलीफायर होता है जिससे वो आवाज़ को कम तेज़ कर रहे होते हैं। तो एम्पलीफायर आपके पास होता है और आप कंप्यूटर में ग्राफ देखते हो, ग्राफ बना हुआ आता है कि पेशेंट किस हद तक सुन रहा है और क्या क्या उसको समझ आ रहा है। एक टेस्ट होता है टेम्पेनोमेट्री, इसके अंदर आप इवेलुएट करते हो मिडिल ईयर का फंक्शन। इसमें आप मूवमेंट देखते हो एयर ड्रम की और रेस्पॉन्स देखते हो कि उसके प्रेशर में चेंजेस क्या क्या आ रही हैं। फिर आप ऑटो अकॉस्टिक इमिशन यानी कि OAE किस लिए करवाते हैं कि इसके अंदर हम साउंड वेव्स को मेजर करते हैं जो कि इनर एयर से प्रोड्यूस होती हैं और कोक्लियर फंक्शन को टेस्ट करते हैं। इसमें हम साथ साथ हेयरिंग को भी असिस्ट करते हैं, स्पेशली ये न्यू बॉर्न में किया जाता है, इन्फेंट्स में किया जाता है और उन लोगों में किया जाता है जो कि बिहेवियरल रेस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक आपके पास डिवाइस होती है जो आप इस तरीके से लगा के चेक करते हो। यहाँ मशीन में आपको वो चीज़ नज़र आती है जिसको हम कहते हैं ऑटोकॉस्टिक इमिशन। अक्सर ये न्यू बॉर्न में होती है। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम यानी कि रेस्पॉन्स ABR, इसमें आप क्या देखते हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हो ऑडिटरी नर्व की, और ब्रेन स्टेम इन रेस्पॉन्स टू साउंड, यानी कि जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो आपकी जो ऑडिटरी नर्व है वो आपके ब्रेन स्टेम तक कितने हद तक, कितने फासले से, किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है और आपको समझ आ रहा है, तो उस कंडीशन को, उस सिग्नल को, उस इम्पल्सिस को, उस वर्किंग को, उस मैकेनिज्म को, उस स्ट्रेटजी को, उस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। मेडिकल में आप एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स दे सकते हो, सर्जिकल में हम मेरियनजोटॉमी करते हैं और स्टेपेडेक्टमी करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अगर हम बात करें मेरियनजोटॉमी, तो मेरियनजोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पर स्मॉल इंसिजन लगाया जाता है आपके एयर ड्रम में यानी कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में, ताकि प्रेशर को कम कर दिया जाए और फ्लूइड जो वहाँ पर जमा है उसको ड्रेन कर दिया जाए। अगर हम बात करें स्टेपेडेक्टमी, तो स्टेपेडेक्टमी मिडिल एयर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, या तो कम्प्लीटली रिमूव करते हैं या तो पार्शली रिमूव करते हैं, और उसको प्रोस्थेटिक एक खास किस्म की डिवाइस इंसर्ट की जाती है और वो डिवाइस आपके मिडिल एयर का काम करती है। इसमें हम कोई डिवाइस यूज़ करते हैं जैसे कि हेयरिंग एड्स या बाहा। बाहा का मतलब होता है बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स। बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स को किस लिए यूज़ किया जाता है कि बोन कंडक्शन देखते हैं कि किस तरीके से वो साउंड को ट्रांसमिट कर रही है, और कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। कोक्लियर इम्प्लांट क्यों किया जाता है, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करवाती है ऑडिटरी नर्व को। पहले ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था बट अब यहाँ पर अवेलेबल है और कोक्लियर इम्प्लांट करवाया जाता है। क्लियर। प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन में क्या होगा, लाउड नॉइज से आपने बचना है, प्रोटेक्शन करनी है, इम्यूनाइजेशन करवानी है, अर्ली न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करनी है, स्पीच थेरेपी देखना है, और असिस्टेड डिवाइस जैसे कि लिप रीडिंग, यानी कि अगर लिप रीडिंग जैसे असिस्टेड डिवाइस आप लगा के लिप रीडिंग अगर कोई स्लोली भी कह रहा है और उसके लिप्स मूवमेंट हो रही है तो आप वो सुनोगे और उसको देखोगे। ठीक है, देख के आप अंदाज़ा लगाओगे कि वो क्या कह रहा है। समरी आपके पास क्या निकलती है कि हेयरिंग लॉस एक ऐसी डाइवर्स है, ठीक है, इसका कॉजेज़ होता है और एक्यूरेट इसकी हम डायग्नोज करते हैं तो वो हमारे पास की होती है। ट्रीटमेंट मुख्तलिफ किस्म की होती है, प्रिवेंशन करते हैं, अर्ली डिटेक्शन करते हैं और आउटकम्स को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आते हैं। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट PPT। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।